ये लड़का जो पकौड़े की दुकान चला रहा है, आपको क्या लगता है कि ये मेहनत करके आखिर कितना कमा सकता है? शायद ये आगे जाके बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल ले या कुछ पैसे कमाने के बाद 2 मंजिला घर बना ले। इससे ज़्यादा क्या ही कर पाएगा। आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये वो लड़का है जो भारत का सबसे अमीर आदमी बना। नाम है धीरूभाई अंबानी। तो कैसे एक पकोड़े बेचने वाले गरीब लड़के ने 75,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी बना दी। आज हम इस स्टोरी में इन डेप्थ ही जानेंगे। हाँ, हो सकता है कि मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो में से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन हाँ, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, आपकी लाइफ चेंज करने में बहुत मदद करेगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 में, जब गुजरात के चोरवाड़ इलाके में एक मिडिल क्लास फैमिली में से जन्म होता है धीरज लाल हरीलाल अंबानी का। और ये साधारण सा बच्चा आगे जाके धीरूभाई अंबानी के नाम से जाना जाता। उनके पिता हरिचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव में ही बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। कुछ इसी तरह जब धीरूभाई अंबानी 5 साल के हुए तो इनके पिता ने इनके एडमिशन बहादुर गांधी स्कूल में कर दी। हालांकि धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई से कुछ खास लगाव नहीं था, लेकिन पिता के डर से फिर भी वो जाते रहे, क्योंकि अब हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे और स्कूल के सैलरी से घर चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसी गरीबी के चलते हुए तंगदस्तियों से परेशान होकर धीरूभाई अंबानी ने फैसला किया कि अब वो पढ़ाई छोड़कर कोई काम करेंगे। वैसे तो उनके पिता काफ़ी नाराज़ हुए और अंबानी को वापस स्कूल जाने का बोला, लेकिन अंबानी की जिद के आगे उन्होंने भी हार मान ली। धीरूभाई अंबानी ने अपने पिता को तो मना लिया, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि काम क्या करें। और इसी तरह वो काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहे। और इसी टाइम वो अपने गांव के एक मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सुनसान रहने वाले मंदिर पे आज काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। जब पता करने की कोशिश की तो पता चला कि ये हर साल फरवरी के महीने में ऐसे ही लगती है। इतनी संख्या में लोगों को देख के अंबानी जी के मन में ख्याल आया कि इनको खड़े खड़े यहाँ भूख तो लगती होगी, क्यों न इस मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पकौड़े बेचे जाएं। उनके पिता ने आज तक उनको जितने भी पॉकेट मनी दी थी, उन्होंने उस सब को एक गुल्लक में जोड़ रखा था, लेकिन अब उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ चुका था। उन्होंने बिना किसी देरी गुल्लक तोड़ के पैसे निकाले, उन पैसों से ठेला खरीदा और मंदिर के बाहर ही पकौड़े बेचने लगे। अब इन्हें शुरू में तो बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब लोगों का आना कम हो चुका था, समय के साथ साथ उनको प्रॉफिट भी होना कम हो चुका था। अब उन्हें लगता है कि यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। अब उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और अपने पैसे बैंक में जमा कर दिए। आगे चल के वो फिर किसी काम की तलाश में लग गए और उसी दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने को जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि आज तक जो भी वहाँ गया उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब ढूंढने पे धीरूभाई अंबानी को पता चला कि इंडिया से ज़्यादा यमन में कहीं ज़्यादा पैसा मिलता है। चलिए, धीरूभाई अंबानी 1950 के दौरान महज 17 साल की उम्र में रमणीक लाल अपने भाई के साथ यमन में चले गए। वहां पहुंचने के बाद रमणीक लाल ने एबेस एंड कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरूभाई अंबानी को काम दिला दिया। यहाँ काम करते हुए उनकी सैलरी 300 रुपये पर मंथ थी। और दोस्तों, इस पेट्रोल पे काम करते हुए धीरूभाई अंबानी लोगों को कई अलग अलग प्रमोशनल और मेथड से इनकरेज करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का पेट्रोल डलवाएं। अब दोस्तों, उनका ऐसा करने से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उनके काम से खुश होकर उनको पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया। अब दोस्तों, प्रमोशन की वजह से पेट्रोल पंप पे काम करने के बाद भी धीरूभाई अंबानी के पास काफ़ी टाइम बच जाता था। फिर उन्होंने सोचा कि इस खाली टाइम में क्यों ना कोई जॉब कर ली जाए, और ऐसा सोच के फिर वो एक क्लर्क के तौर पे काम करने लगे। अब दोस्तों, हम इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, पर अपनी चाय की आदत को नहीं बदल सकते। और धीरूभाई को भी चाय पीना बहुत पसंद था। अब तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो किसी रोड साइड 10 पैसे की चाय पी ले या फिर 5 स्टार में जाके 1 पैसे की चाय पी। लेकिन यहाँ धीरूभाई अंबानी ने 1 रुपए की चाय को ही चुना, ताकि वो चाय की चुस्कियां लेते लेते आसपास के अमीर लोगों की बातें सुन सके और कि ऐसा वो क्या करते हैं जिससे वो आज इतने अमीर हैं। ऐसे ही वो एक दिन चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उन्होंने अपने बगल में बैठे लोगों की बात सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा था, क्या तुम्हें पता है जो हमारे यमन में चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं,
उनमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज्यादा है, यानी कि 100 रुपए के सिक्कों में 110 रुपए की चांदी है। अगर कोई उससे पिघला के निकाल ले तो फिर उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। वैसे तो अमीर लोग इस बात को मजाक मजाक में ही कर रहे थे, लेकिन धीरू भाई ने इसे सीरियसली ले लिया। फिर उन्होंने एक मशीन खरीदी और सिक्कों को लाखों की तादाद में पिघलाना शुरू किया। जैसे जैसे धीरू भाई का ये काम आगे बढ़ा, मार्केट में सिक्कों की कमी होने लगी और गवर्नमेंट भी परेशान थी कि ये सिक्के आखिर जा कहाँ रहे हैं। और दोस्तों, जब गवर्नमेंट ने इस काम के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई तब जाके धीरू भाई अंबानी का नाम सामने आया। हालांकि जब पुलिस उनके ठिकाने तक पहुंचती, धीरू भाई अंबानी सारे पैसे इकट्ठे करके इंडिया आ चुके थे। ये साल था 1958 का, जब धीरू भाई वापस अपने घर पहुंचे और जब उनके पिता ने ये सुना कि वो नौकरी छोड़ के आए हैं, उनके पिता को काफी दुख हुआ। रिश्तेदारों ने भी काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी की बातों पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। यमन से घर आने के बाद कुछ समय गांव में ही बताया और फिर कोकिला बहन से शादी करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुंबई चले गए। 1958 के दौरान उन्होंने 50,000 की पूंजी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी खोली और मसालों का व्यापार करने लगे। कुछ समय बाद उन्हें पता चला अगर मसालों की जगह सूद का व्यापार किया जाए तो शायद ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन परेशानी ये थी कि इस काम के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने कजन चंपकलाल दिमानी के साथ मिलकर काम शुरू करने के बारे में सोचा, जो पहले उन्हीं के साथ यमन में रहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम करने की सोची तब पता चला कि व्यापारियों ने यहाँ एक यूनियन बना रखा है और वो सभी मिलकर किसी भी नए व्यापारी को इस इंडस्ट्री में जगह नहीं देते, और अगर किसी को एंटर करना भी है तो पहले यूनियन के लीडर से परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए किसी नए फील्ड में उतरने के लिए धीरू भाई अंबानी के लिए एक चैलेंज से कम नहीं था। आखिर कहीं मेहनत मशक्कत के बाद इन्हें परमिशन तो मिल गई, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि जिन फैक्ट्रियों से वो सूद खरीद रहे थे उन्होंने भी एक यूनियन बना रखा है, और जिन्होंने फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता और उनका भी एक अलग यूनियन है। इस तरह उन्हें पता चला कि ये सभी मिल के बीच के व्यापारियों को लूट रहे हैं, क्योंकि एक तो फैक्ट्री वाले सूद महंगे में सेल कर रहे थे और दूसरी तरफ खरीदार भी उन्हें सस्ते में ले रहे थे, और बीच में नुकसान हो रहा था धीरू भाई अंबानी और उनके जैसे कई व्यापारियों का। और ये देखने के बाद धीरू भाई अंबानी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और अपने यूनियन के सभी मेंबर को इकट्ठा करके ये डिसाइड किया कि हम फैक्ट्रियों से सस्ते में माल खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे, ताकि हमें भी अपने हक का पूरा प्रॉफिट मिल सके। हालांकि उनका ऐसा करने पे मुंबई के बड़े व्यापारी काफी नाराज हुए और इसीलिए उन्होंने एक IAS ऑफिसर को कुछ पैसे खिला के उस जगह पे ताला लगवा दिया जहाँ पे खरीदारी के लिए बोली लगाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, धीरू भाई अंबानी का दिमाग भी किसी से कम थोड़ी ना था। उन्होंने जब गोदाम में ताला लगा हुआ देखा, उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए यूनियन के मेंबर से मिलकर अपना सारा माल उठा के उसी IAS ऑफिसर के घर के बाहर रख दिया। अब कुछ ही घंटों बाद उस IAS ऑफिसर के घर कुछ ऑफिसर आने वाले थे, और अगर उन ऑफिसर ने IAS ऑफिसर के घर के बाहर बोरियां बिछी हुई दिखी तो उनकी हरकत के बारे में उन्हें पता चल जाएगा। इसीलिए अपनी नौकरी को बचाने के लिए उस IAS ऑफिसर ने कुछ ही मिनटों में वो ताला खुलवा दिया और फिर धीरू भाई अंबानी जैसे व्यापारियों का काम फिर से चलने लगा। अब ऐसे ही कुछ समय तक तो ये कारोबार ठीक चला, लेकिन फिर चंपकलाल दमानी और धीरू भाई अंबानी के बीच में डिस्प्यूट होने लगी। आखिर दोनों का बिजनेस माइंडसेट काफी अलग अलग था और इसीलिए 1965 में चंपकलाल दमानी ने पार्टनरशिप खत्म करने की सोची और फिर दोनों अलग हो गए। फिर 1966 में धीरू भाई अंबानी ने गुजरात के नारोदा में टेक्सटाइल मिल रुके और फिर यहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दौरान सरकार रिप्लेसमेंट लाइसेंस लेके आई, जिसके तहत व्यापारी बाहर के देशों से सामान ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन शर्त ये थी कि उस सामान से कुछ नया बना के वापस उसी देश में बेचना था। यहाँ धीरू भाई अंबानी ने चालाकी दिखाते हुए अपनी सारी सेविंग्स से विदेशी फैब्रिक खरीद लिया और उसे कई तरह के आउटफिट बनाने लगे, जैसे शॉल, टी शर्ट और कई तरह के आउटफिट। इसने कारोबार के ब्रांड का नाम रखा था विमल, जो कि उनके बड़े भाई रमणिकलाल अंबानी की बेटे विमल अंबानी के नाम पे रखा गया था। अब मशीनें लग चुकी थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भी बहुत भारी मात्रा में किया था, लेकिन उन्हें बाजार में उतरने से रोकने के लिए दूसरे टेक्सटाइल मालिकों ने एक चाल चली। एक्चुअली उन्होंने अपने सभी डिटेलर से ये कह दिया था, अगर धीरू भाई अंबानी से आपने माल खरीदा तो फिर वो उन्हें आगे से माल नहीं देंगे। लेकिन दूसरे टेक्सटाइल मालिकों की ये चाल भी धीरू भाई अंबानी के आगे नाकाम हुई। फिर धीरू भाई अंबानी पूरे देश में घूमे और डिटेलर्स को ये ध्यान दिलाया
कि वो माल उन्हीं से ही खरीदें। उन्होंने सभी रिटेलर को ये यकीन दिलाया अगर नुकसान होगा तो उनके पास आना और अगर मुनाफा होगा तो अपने ही पास रखना। धीरूभाई अंबानी की ये बात सभी रिटेलर को अच्छी लगी और व्यापारियों ने उनसे जम के कपड़ों की खरीदारी की। अब क्योंकि पॉलिएस्टर की क्वालिटी मार्केट में और ब्रांडों की तुलना में काफी बड़ी थी, अब क्योंकि कपड़े के पॉलिएस्टर की क्वालिटी बाकी ब्रांडों के मुकाबले में काफी अच्छी थी, इसलिए विमल के कपड़ों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ने लगी। और दोस्तों एक मौका तो ऐसा भी आया जब एक ही दिन में 100 शोरूम का उद्घाटन पूरे देश में किया गया और विमल उस जमाने का नंबर 1 पॉलिएस्टर ब्रांड बन गया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की टीम ने जब धीरूभाई अंबानी के इस बिजनेस पे उन्होंने गौर किया तो फिर उन्होंने इसे इंडिया का बेस्ट टेक्सटाइल मिल कहा। साथ ही यहाँ पर बने हुए कपड़े बाकी की कंट्रियों पे भी एकदम सही साबित हुए। लेकिन दोस्तों ये सफ़र धीरूभाई अंबानी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब इनके कॉम्पिटिटर्स को ये पता चला कि धीरूभाई अंबानी रिप्लेसमेंट का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तब उन्होंने धीरूभाई अंबानी पर केस कर दिया। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने ये सफाई दी कि शर्तों में ये कहाँ लिखा गया है कि बाहर के देशों से माल मंगाकर 100% प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट कर देना है। असल में धीरूभाई अंबानी विदेशी फैब्रिक से बने हुए कपड़ों में से कुछ फॉरेन मार्केट के लिए रवाना कर देते थे और फिर बाकी डोमेस्टिक के लिए रख देते थे। उनकी स्ट्रेटजी से उनके बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ। इसके साथ साथ विमल इंडिया में नहीं बल्कि बाकी देशों में भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब। इस एरिया में मिली सफलता के बाद धीरूभाई अंबानी ने आहिस्ता आहिस्ता कहीं और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। 28 मई 1973 में कंपनी का नाम रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन से हटाकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल लिमिटेड कर दिया गया और 1976-77 के बीच इसका एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ रुपए हो गया था। अब आया दोस्तों जनवरी 1978, जब धीरूभाई अंबानी ने आज़ाद भारत का पहला IPO लाने का विचार किया। 1980 में धीरूभाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पाताल गंगा में पॉलिएस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला और काफ़ी कोशिशों के बाद तेल के उत्पादन के लिए भी सरकार से लाइसेंस हासिल कर ली। इस तरह एक बार पेट्रोल पंप पे काम करने वाले धीरूभाई अंबानी की अपनी खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी हो गई। इसके बाद आया 16 फरवरी 1986, जब धीरूभाई को पहला हार्ट अटैक आया। एक्चुअली उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी को बताया कि उनकी पीठ में काफ़ी तेज़ी से दर्द हो रहा है। इससे पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता, वो अनकॉन्शियस हो गए थे। जब मुकेश अंबानी उन्हें अफरा तफरी में हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि अगले 42 घंटे इनके लिए काफ़ी क्रिटिकल हैं। लेकिन दोस्तों इतनी सीरियस हालत होने के बावजूद होश आते ही उन्होंने अपने बेटे को देखते हुए कहा, तुम परेशान मत होना बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस टॉक के बाद धीरूभाई अंबानी का एक हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने डिसाइड किया कि ये उनकी कमजोरी नहीं बनेगा। इसलिए 3 महीनों तक उन्होंने खूब एक्सरसाइज की, डाइट पे पूरा ध्यान दिया और लाइफस्टाइल में बदलाव किया। इसका ये फायदा हुआ कि धीरूभाई अंबानी का हाथ पहले से बहुत ठीक हो गया। और दोस्तों आगे चल के धीरूभाई अंबानी एक ऐसे गोल्डन एलिमेंटर हुए जब इनके बिजनेस कई सारे सेक्टर में थे, एक्सपैंड होने लगे। एक्चुअली 1992 में धीरूभाई अंबानी ने वो करके दिखाया जो कि इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने सपने में भी नहीं सोचा था। असल में इस साल कंपनी ने ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाना शुरू कर दिया। ऐसा करने वाली रिलायंस दुनिया की पहली कंपनी बन गई थी। साल 1995-96 में धीरूभाई अंबानी ने 9X USA से मिलकर अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत भारत में की। इसके बाद 1998 से लेकर 2000 के बीच धीरूभाई अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स गुजरात के जामनगर में ओपन किया। और दोस्तों इस टाइम तक धीरूभाई अंबानी का इतना बड़ा नाम हुआ बल्कि मुकेश अंबानी को बाकी के देशों में भी पॉपुलैरिटी मिली। ये पॉपुलैरिटी तब और भी इंक्रीज हुई जब 1996, 98, 2000 के जबकि उन्हें 3 साल एशिया वीक मैगजीन ने जबकि पावरफुल 15 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की लिस्ट में शामिल किया था। यह इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। इससे भारत के प्रोडक्ट के बारे में बाकी के देशों को भी अंदाजा होने लगा था। इतना ही नहीं, 15 जून 1958 को धीरूभाई अंबानी पहले इंडियन बने जिन्हें बेहतरीन लीडरशिप के लिए द वॉटन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की वजह से डील मेडल से नवाजा गया था। इसके बाद 1999 में धीरूभाई अंबानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के नाम से भी नवाजा गया और 2001 में इन्हें भला के अचीवमेंट का अवार्ड भी सम्मानित से दिया गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ये सभी अवार्ड धीरूभाई अंबानी को ही क्यों ना मिले, लेकिन क्योंकि उनकी वाइफ कोकिला बहन का भी सफलता के पीछे पूरा हाथ था।
एक्चुअली धीरूभाई अंबानी जब मुंबई शिफ्ट हुए थे तब उन्होंने कोकिला बहन को इंग्लिश सीखने के लिए कहा था ताकि व्यापार में वो भी उनकी मदद कर सके। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी जब भी कोई नया काम शुरू करने चाहते थे उस पे कोकिला बहन का विचार जरूर सुनते थे। और दोस्तों इसी तरह मेहनत और सपोर्ट का नतीजा है मसाले और पॉलिएस्टर बेचने से शुरुआत करने वाले मुकेश अंबानी साल के 2010 तक भारत के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। उन्होंने 350 स्क्वायर फीट के कमरे से शुरुआत की थी और फिर देखते ही देखते रिलायंस दुनिया के सबसे टॉप कंपनियों में से गिनी जाती। कहा जाता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए अंबानी डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। उन्होंने अपने टाइम को भी तय कर रखा था काम करने को, कभी भी 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे। लेकिन हार्ट अटैक के बाद से उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी जिसकी वजह से उन्हें थोड़े ही दिनों में हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता। लेकिन दोस्तों फिर आया वो दिन 24 जून 2002 का दिन जिसके बाद धीरूभाई अंबानी को फिर से हार्ट अटैक हुआ और फिर उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लगातार ट्रीटमेंट के बाद भी मुकेश अंबानी हालत में सुधार देखने को नहीं मिला। इसी वजह से आखिर 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा और अरबों का साम्राज्य अपने बेटों के लिए छोड़ गए। जिस समय उनकी मृत्यु हुई कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपए हो गया था। देखिए दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि इतनी दौलत शोहरत के बावजूद भी उन्होंने एक साधारण सा जीवन जिया। एक साधारण से पकौड़े बेचने वाले लड़के ने दुनिया में वो कर दिखाया कि उसकी पुश्तें भी उसको भूल नहीं सकती और इतनी दौलत इकट्ठी की उसकी 7 पीढ़ियां तक इस दौलत को खा सकती हैं।